that we expose voter चोरी। इस कैंपेन का उनका वोट मुश्किल से 8% का बढ़ के 12%। 8% में 2 सीट मिली, 12 में उन्हें 86 सीट मिली। ये तो हिसाब जुड़ता नहीं, गणित बनता नहीं। नहीं तो इस हिसाब से तो कांग्रेस को 500 सीट चाहिए। प्रणाम साथियों, भारत में 95 करोड़ मतदाता, 543 लोकसभा सीटें और इन सबकी रक्षा करने वाला सिर्फ एक ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन वो आज सवाल के घेरों में है, जहां पे राहुल गांधी जी ने चोरी के आरोप लगाए हैं और इसे जब से ही ईसीआई बना हुआ है तब से इस पे सवालों जवाबों का एक पक्षपात का आरोप लगते आया है। तो आइए जानते हैं विस्तार से ये है क्या। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके पास एक बटन दबाने की ताकत है जिससे आप प्रधानमंत्री बदल सकते हैं, सरकार गिरा सकते हैं, यहाँ तक कि देश की दिशा को ही मोड़ सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि वो आपके टीवी के रिमोट का बटन नहीं है, वो बटन है आपका वोट। और इसी वोट को निष्पक्ष और इसकी सुरक्षा का जिम्मा जो होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होती क्या है, लागू क्यों की गई है भारत में, और इसकी ज़रूरत क्या थी और इसके काम क्या क्या होते हैं, ये किस तरीके से कब किन किन पड़ावों में कैसे कैसे इन्होंने अपने कंडक्ट कराए हैं चुनाव को। आइए जानते हैं विस्तार से, ईवीएम से लगाए वीवीपैट तक जो आज के तकनीकी संसाधन चल रहे हैं, हर चीज़ के बारे में बारीकी से जानेंगे। हो सकता है दोस्तों आप कापी पेन भी निकाल लीजिए, क्योंकि ये आपके अगर आप कोई सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट फील्ड में तो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होगा। क्योंकि मैंने यूपीएससी की कहानी की शुरुआत हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज़ादी की दौर से। जैसे आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को अपना देश भारत आज़ाद हुआ था और लोगों के मन में ये सवाल था, इतने बड़े देश में करोड़ों लोगों से एक साथ चुनाव कैसे कराया जाए। तो फिर हमने ब्रिटेन के लोकतंत्र से एक मॉडल लिया, लेकिन हमें चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कराने के लिए एक संस्था की जरूरत थी। फिर संविधान के जनक भीमराव अम्बेडकर और सभापतियों ने, संविधान के सारे सभापतियों ने कहा कि वोट देना ही काफ़ी नहीं है, वोट की रक्षा करने वाला हमें एक चौकीदार भी चाहिए। फिर आर्टिकल 324 के तहत और 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जन्म हुआ। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, जो कि एक सख्त ईमानदार सिविल ऑफिसर थे जिन पर पूरी दुनिया की नज़र थी, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव को कंडक्ट कराने वाले थे। तो और भी विस्तार से समझेंगे, क्योंकि 1950 से हमें 2025 तक चलना है। तो मैं हर एक सन को डेट बाय डेट लेके चल रहा हूँ, तो इसे कहानी की तरह लेके चलिएगा। और अगर बीच में अगर कोई चीज़ें छूट भी रही हैं तो मैं उसे उस सन में उसको जोड़ के बताऊंगा, बिल्कुल ही आसान भाषा में, आप बस जुड़े रहिए। आइए हम जानते हैं कि ईसीआई का काम क्या होता है। इसको भी हम एक आसान भाषा में समझ लें तो ईसीआई का काम होता है राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इन सभी के चुनाव कंडक्ट कराने के लिए ईसीआई का काम होता है। फिर हम डालते हैं पहले चुनाव के नज़ारे पे। जब 1950-51 में जब आम चुनाव हुआ था तो क्या स्थितियाँ थी। तो 1950-51 में पहली बार आम चुनाव हुआ, जो कि आज तक पूरे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे भारी मात्रा में वोट पड़ा। 17 करोड़ मतदाताओं ने उस समय वोट डाला था, जिसमें से 85% लोग सिर्फ अनपढ़ थे। 45,000 असेंबलियाँ थी, यानी कि जो पार्टियाँ होती हैं। उस समय ईवीएम तक का नाम नहीं था, लकड़ी के बैलेट बॉक्स बनाए जाते थे जिसमें हम वोट डालते थे। मुंबई के गोदरेज एंड बॉयसे कारखाने ने पहले आम चुनाव के लिए लगभग 12 से 13 लाख स्टील बैलेट बॉक्स सिर्फ 4 महीनों में बनाए थे। यह एक महत्वपूर्ण देश के लिए पहल थी, निर्माण पहल थी, और उसे सिर्फ एक व्यक्ति ने कंडक्ट कराया था, सुकुमार सेन जी ने। उम्मीदवार का अपना एक निशान होता था जिससे कि लोग आसानी से समझ सकें और लोग वोट डाल सकें कि ये फला आदमी इस चुनाव चिन्ह के साथ खड़ा हुआ है। जैसे कि किसी का हाथ, किसी का हल, किसी का कमल का फूल, ये सारी एक चुनाव चिन्ह थी उस टाइम पे। फिर उन्हें ऊँट, बैलगाड़ी, यहाँ तक कि पहाड़ी इलाकों में खच्चरों द्वारा ले जाया जाता था। और ये दुनिया का सबसे लंबा चुनाव था, जो कि तकरीबन 4 महीनों तक ये चुनाव चला था। और ये बहुत ही बड़ी बात थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए कि इतने बड़े पैमाने पे अपने देश में 1952 में ऐसा चुनाव कराना था। 1950 फिर हम बदलाव की बात करते हैं। देश बदला, देश की सोच बदली, आबादियाँ बढ़ी, नई नई चुनौतियाँ आई, फिर कुछ चीज़ें बदली गई। सिर्फ वोटिंग मशीन ही नहीं, चुनाव आयोग ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया, जो 1960 में आचार संहिता लागू हुआ। इसमें क्या होता था, ताकि नेता चुनाव के दौरान सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग न करे, भड़काऊ भाषण न दे और वोटरों को लालच न दे। इन सब चीज़ों के लिए ये आचार संहिता बनाया गया, जो कि 1960 में लागू हुआ था। फिर हम उससे आगे बढ़ते हैं। फिर वही हुआ, ईसीआई पे कुछ सवाल आने लगे।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, क्योंकि उस समय बैलेट पेपर में नकली वोट डालना, बैलेट बॉक्स लूटना, गिनती में हेरा फेरी और चुनाव में धांधली, बैलेट पेपर चोरी, बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाओं से परेशान होकर चुनाव आयोग ने सोचा कि अब एक वोटिंग मशीन तैयार की जाए। यानी कि 1977 में जाके हमें एक आइडिया आया कि अब हमें एक ईवीएम की ज़रूरत होगी जो फिर 1979 में ECIL यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद में ईवीएम का पहला प्रोटोटाइप डेमो मॉडल बनाया। फिर 1980 में इस मशीन को राजनीतिक दलों को दिखाया गया जिससे उनकी सहमति बने और हम इस प्रक्रिया को और आगे ले जाएं। फिर हम 1980 तक पहुंच गए हैं। फिर आगे चलते हैं। फिर 1981-82 में ही BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी ये भी मशीनें बनाती थी जो बेंगलुरु में थी। मतलब ECIL और BEL मिलकर ईवीएम बनाने का जो काम करते हैं ताकि चुनाव में जो मशीनें इस्तेमाल हो वो पूरी तरह से देश में बनी हो और सुरक्षित बनी रहे। इसके लिए हमने BEL को भी साथ में लिया था और ये दोनों मिलकर ये निर्माण की। तो फिर दोस्तों ईवीएम का दौर स्टार्ट हुआ 1982 से। अगर हम ईवीएम मशीन की बात करें तो उसमें अगर आप लोगों ने देखा ही होगा, आप जाते होंगे जब ईवीएम मशीन बनाने तो वहाँ पे एक BU होता है, एक CU होता है, यानी बैलेट यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। बैलेट यूनिट वो होता है जहाँ उम्मीदवारों का नाम और चुनाव चिन्ह दिखाई देता है जिस पर हम दबाते हैं। कहते हैं ईवीएम के फ़ायदे क्या होते हैं। ईवीएम के फ़ायदे ये हुए कि वोटिंग तेज़ होने लगी, गिनती मिनटों में होने लगी, बैलेट पेपर छापने और ले जाने के झंझट खत्म हो गए, नकली वोटिंग और बैलेट बॉक्स लूटने के मामले घट गए। लेकिन सवाल फिर से भी आ गया कि क्या ईवीएम हैक हो सकता है क्या? भाई हमारे भारत में बहुत ही बड़ी विडंबना है कि ईवीएम पे हमेशा सवाल उठा है। आइए जानते हैं, अगर कोई सॉफ्टवेयर बदल दे तो क्या इसे आसानी से हैक किया जा सकता है? विपक्षी दल कई बार कहते रह गए कि सिर्फ मशीन पर भरोसा मत करो, सिस्टम को भी चेक करो, सुधार कराओ। फिर केरल के पारू विधानसभा के उपचुनाव में पूर्ण रूप से 50 मशीन ईवीएम के रखे गए जो कि चुनाव कंडक्ट कराए गए। लेकिन कांग्रेस की विपक्षी दलों ने कोर्ट में शिकायत की, कानून में ईवीएम का जिक्र नहीं है तो इसे रद्द कर दिया गया। क्या हुआ था दरअसल, ईवीएम को अभी संविधान के कानून में नहीं रखा गया था कि हम ईवीएम से करा सकते हैं, बस ये सरकार उस समय पर रख दी गई थी। फिर सन 1989 आया, देश में गर्मी थी, देश के साथ साथ राजनीति में भीषण गर्मी थी, यानी कि राजनीति गर्मी थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और विपक्षी दल जनता दल, बीजेपी, वामपंथी इन सभी ने आरोप लगाया राजीव गांधी पे। तो आप ये भी समझ लीजिए कि हमेशा से कांग्रेस वालों ने बीजेपी पे सवाल नहीं उठाया है कि ECI जो है वो बीजेपी के अंदर काम करती है। यहाँ तक कि बीजेपी वालों ने भी राजीव गांधी के टाइम पे ये सवाल उठाया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो राजीव गांधी के नीचे काम कर रही है। और उनके आरोप क्या थे, आप संगीन आरोप भी सुन लीजिए। उसमें संगीन आरोप थे कि सरकारी हेलीकॉप्टर, सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी पैसा सब चुनाव प्रचार में लग रहा है और चुनाव आयोग देख कर भी अनदेखा कर रहा है। ऐसे ही संगीन छोटे मोटे आरोप लगाए करते थे जो हमेशा से ECI को बदनाम करने का ही फंडामेंटल चलता रहा है अपने पूरे भारत में। क्योंकि सरकारें जब पक्ष में रहती हैं तो सबको ये लगता है कि ECI उसके साथ मिलकर, अगर विपक्ष वाले में चली गई तो सबको लगता है ECI उसके साथ चली गई है। तो ये हमारी एक विचारधारा है और यही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम इस विचारधारा में भी हंस के मुस्कुरा के सदन में इन बातों को उठाकर फिर अपनी बातें रख कर और इस पर समापन करते हैं और इसकी एक अच्छा रिजल्ट और एक अच्छा आंसर निकाल के लोगों के बीच रखते हैं। सन 1989 में ही संसद ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में बदलाव करके ईवीएम को कानूनी मंजूरी दे दी। अब जो है ईवीएम पूरी कानूनी मंजूरी मिलती है। 1998 में 16 विधानसभा चुनावों में, नागालैंड के विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर ईवीएम का प्रयोग हुआ जो कि सक्सेस रेटियो 100% था। दोस्तों, भारत में चुनाव सिर्फ वोट नहीं होते हैं, ये महाकुंभ होता है लोकतंत्र का। लेकिन इस महाकुंभ में एक पवित्र नदी है जिसका नाम है चुनाव आयोग। तो मजे की बात यह है, चाहे गंगा में कोई सा भी घाट हो, लोग नहाकर यही कहते हैं कि पानी गंदा है। फिर वही हुआ, 2004 के बाद ये चीज़ें चलती रही। ईवीएम पे भी सवाल उठना फिर स्टार्ट हो गया। कुछ राजनीतिक दलों और एक्टिविटीज़ ने कहा कि ईवीएम ने मैनिपुलेशन किया जा सकता है। सरकार और चुनाव आयोग ने कहा कि यह एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, इसमें कोई इंटरनेट या कोई ब्लूटूथ कॉन्फ़िगरेशन का नहीं है कि कोई इसे हैक कर सके। लेकिन लोगों का भरोसा 100% नहीं बना। फिर से वही चीज़ें थी। फिर हम चुनाव आयुक्त ने दिमाग लगाया क्यों ना हम वीवीपैट का यूज करें। वीवीपैट क्या होता है? वीवीपैट होता है वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल होता है, जो कि एक ईवीएम मशीन के साथ ही एक ऑडिट ट्रेल मशीन रखी जाती है। तो ईवीएम बटन
पे अपना वोट डालने जाते हैं तो आप देखते होंगे उसके बगल में एक वीवीपैट डिवाइस रखी रहती है, इस जिस पे पर्ची का उम्मीदवार का नाम होता है, उस पर्ची पे चिन्ह होता है और आपके वोट के समय के मुहर के साथ प्रिंट होता है। यह पर्ची सिर्फ 60 सेकंड तक आपके पारदर्शी आपकी स्क्रीन पर दिखती है, फिर वो बॉक्स में गिर जाती है। यही होता है वीवीपैट। फिर यही पर्ची मशीन के अंदर सील्ड बॉक्स में गिर जाती है और आप इसे हाथ में नहीं ले सकते। जैसे अगर आप आसान भाषा में समझ लें, आप एटीएम पे गए पैसा निकालने, तो आप जब एटीएम पे अपना पैसा निकालने या चेक करते हैं तो आपकी स्क्रीन पे आपका जो रकम है, यानी कि जो आपकी रकम राशि है वो शो करती है, लेकिन फिर भी आपके मन में होता है कि हम रसीद निकालें। जब आप रसीद निकालते हैं तो आपको पूरा भरोसा बन जाता है कि हाँ यह हमारा पैसा इसमें है। तो वही होता है वीवीपैट। हमें एक रसीद मिल जाती है कि हमने वोट डाला है। उस रसीद 2013 से 2019 तक के बीच में ईवीएम से ही और प्लस वीवीपैट से ही 100% चुनाव होने स्टार्ट हो गए पूरे भारत में। लेकिन समय दूर नहीं, बीजेपी के अपने ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा ईसीआई कुछ शिकायतों पर बहुत देर एक्शन ले रहा है। ये बात है टीएमसी और बीजेपी की, जब उस समय नोकझोंक चल रहा था बंगाल चुनाव के टाइम पे 2019 2021 दोनों के टाइम पे। टीएमसी बोलते थे कि बीजेपी धांधली करे, बीजेपी को टीएमसी कर रही है, दोनों में काफ़ी घमासान हुआ था। उस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत कुछ सुनने को मिला। दोस्तों 1989 हो या 2019 हो, सत्ता बदल गई लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे सवाल लगाना नहीं बदला। तो दोस्तों ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना है, जो संस्था बराबरी का मौका देने के लिए बनाई गई है लेकिन उसको हर युग में पक्षपात का ठप्पा लगाया जा रहा है। जैसे कि आज की हम बात करें तो 2025 में फिर से वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे राहुल गांधी जी ने काफ़ी सवाल लगा दिए हैं और उसको फिर से घेरे में ले लिया है और इस बार बातें काफ़ी संगीन है। अगर इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब नहीं देती है तो ये बहुत ही बड़ा डिजास्टर साबित होगा इलेक्शन कमीशन। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि कर्नाटका के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र से 1,250,000 वोटों की चोरी की गई है, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जवाब दिया कि यह आरोप अविश्वसनीय है और भ्रामक है। राहुल अपने बातों पे एफिडेविट करें और हमसे क्षमा मांगे, इस तरीके से कुछ निकल के आया है। तो दोस्तों बात यही है कि चुनाव आयोग की कहानी एक नियम और कानून की कहानी नहीं है, ये जनता की उम्मीद की कहानी है। क्या हम इस लोकतंत्र को बचा पाएंगे? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संपूर्ण रूप से आकर इन सारे जवाबों का जवाब दे दे तो हम मान जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने लोकतंत्र को बचा के रखी है। तो बने रहिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कहीं भी आपको अगर हमारी वीडियो में हमारी बोली हुई कथनों में अगर कोई भी इतिहास लगा है, जो भी हमने बातें बोली हैं, अगर उसमें कुछ हेर फेर हुआ हो तो आप उस कमेंट को, उस त्रुटि को जरूर पुष्टि कीजिए। हम उस पर बात को साझा करेंगे और उसे हम सुधारेंगे। तो जय हिंद दोस्तों। 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रणाम। एक प्रणाम कई परिणाम बदल सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ।